हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 17C के मेंटल मैथ, असर्शन रीजन एंड कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सबसे पहले है मेंटल मैथ। फर्स्ट वन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बिकम्स। अगर आपके पास रेक्टेंगल है, मतलब प्रॉपर्टी सारी रेक्टेंगल वाली हैं इस क्वाड्रिलेटरल में, और उसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो वो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम अ स्क्वायर। अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई तो मतलब चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। और रेक्टेंगल की बाकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? ये सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, सो इट विल बिकम अ स्क्वायर। The adjacent angles of a parallelogram are, आपके पास एक पैरेललोग्राम है जो इसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, मतलब साथ साथ वाले एक लाइन के ऊपर। ए बी एडजेसेंट है, बी और सी आपस में एडजेसेंट है, सी और डी आपस में एडजेसेंट है, ए और डी आपस में एडजेसेंट है। तो इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? आर सप्लीमेंट्री, या आप लिख सकते हैं सप्लीमेंट टू ईच अदर। इसका मतलब कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इन अ स्क्वायर ABCD, हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD। AB की वैल्यू गिवन है, BC की वैल्यू गिवन है, X की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है ये स्क्वायर है तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी, AB और BC साइड इक्वल होगी। तो AB की वैल्यू 2x + 3, BC की वैल्यू 3x - 5। X वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो मैं x वाली टर्म को इधर ले आऊँगी। 3x इधर ऑलरेडी है, 2x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर 3 है, 5 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा। हमें पता है जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ हम मूव करते हैं तो जो साइन है वो चेंज हो जाता है। सो ये आ गया x, तो ये आ गया 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। इफ अ पैरेललोग्राम इज बोथ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस, इट इज। तो देखिए कोई पैरेललोग्राम है, इसमें रोम्बस वाली प्रॉपर्टीज भी हैं, रेक्टेंगल वाली। रोम्बस क्या होता है कि सभी साइड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज की ये एंगल सारे क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किस में आ जाती हैं? तो ये क्या बन जाएगा आपका? दिस विल बिकम स्क्वायर। इन अ रोम्बस डैश एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस में कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं? ऑपोजिट। A quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है वो, लेकिन उसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो वो क्या होगा? दैट इज काइट। काइट फिगर में जो आपके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये पैरेललोग्राम में नहीं है, मतलब इसकी जो साइड्स है वो पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये मैंने पहले ही बताया था। आपने रोम्बस की प्रॉपर्टीज को चेक करना है। अगर रोम्बस की प्रॉपर्टीज स्क्वायर में आती हैं तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। सो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। रोम्बस की ये सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, और यही प्रॉपर्टी हमारी स्क्वायर की भी होती है, सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो रोम्बस की जितनी प्रॉपर्टीज हैं ऑल लाई इन स्क्वायर, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Diagonals of a rectangle are perpendicular to each other, so false। रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। Diagonals of a rhombus are equal and perpendicular to each other। अब देखिए डायगोनल्स रोम्बस के इक्वल तो नहीं होते लेकिन परपेंडिकुलर होते हैं। Those are not equal, तो ये क्या आ जाएगा? false।
एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। अब देख लेते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या रोम्बस में भी लाई करती हैं। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं, वो रोम्बस में भी होती हैं, और स्क्वायर के ये सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। क्या रोम्बस के सभी एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री होते हैं? नो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम तो होगा ही। सो दिस इज ट्रू। जितने भी फिगर्स आप देख लीजिए, अब जैसे रोम्बस हो गया, ये भी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की ही आगे काफ़ी कैटेगरीज हैं, तो उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। इफ वन ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इट मस्ट बी पैरेललोग्राम। इसने क्या बोला है, इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, सिर्फ एक पेयर ऑपोजिट एंगल्स का इक्वल हो, जैसे ये और ये सिर्फ इक्वल हो, ये और ये आपस में इक्वल ना हो, मतलब इसने बोला है सिर्फ एक पेयर, मान लीजिए ए और सी एंगल आपस में इक्वल हैं और कहता कि बी और डी आपस में इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। दिस इज फॉल्स। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं। एंगल ए और सी भी इक्वल होंगे, एंगल बी और डी भी इक्वल होंगे। इसने बोला सिर्फ एक पेयर अगर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है, इस वजह से ये हो गया फॉल्स। If the diagonals of quadrilateral are perpendicular to each other, it is definitely a rhombus. तो कहता कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वो हमेशा रोम्बस होगा। देखिए रोम्बस के लिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर तो होंगे, लेकिन जो साइड्स हैं वो भी सभी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे साइड्स के बारे में कुछ नहीं बोला। परपेंडिकुलर तो बहुत सारे केसेस में होते हैं, ये स्क्वायर के केस में भी ये आपके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। जो रोम्बस के लिए कंडीशन क्या होती है, रोम्बस तभी बनता है जब इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गए असर्शन रीजन क्वेश्चंस। फर्स्ट इज असर्शन है एवरी काइट इज अ ट्रेपीजियम। अब देखिए इसने बोला है कि जो काइट फिगर होती है वो ट्रेपीजियम होती है। ये आपकी काइट फिगर है। अब काइट में क्या क्या होता है, पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इसमें ये जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं ये आपस में इक्वल होती है। मान लीजिए ए बी सी डी, इसमें क्या होगा, जो आपकी ए बी है वो ए डी के इक्वल होगी, और जो बी सी है वो आपकी इक्वल होगी, दैट इज सी डी के। तो ये मेन प्रॉपर्टी होती है काइट में कि जो आपके बाकी ये जो आपका डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को, मतलब एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो इसने क्या बोला है, एवरी काइट इज अ ट्रेपीजियम। काइट में पैरेलल लाइंस नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल नहीं होती हैं। लेकिन आपके ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है, ये और ये आपस में पैरेलल है। तो काइट जो है ट्रेपीजियम नहीं होता। इन अ ट्रेपीजियम अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। तो ट्रेपीजियम में एक पेयर ऐसा होता है जिसकी साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है। तो ये सही है, ये और ये आपस में पैरेलल है, तो ये ट्रू। तो असर्शन हो गया फॉल्स, रीजन हो गया ट्रू, ऑप्शन डी। सेकेंड इज असर्शन है क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन सम ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। अब क्वाड्रिलेटरल है तो कितनी साइड्स होंगी इसकी, 4, तो n की जगह 4 पुट करेंगे। तो जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना आ गया, 360। और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल की जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है।
तो मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का सम कितना आ गया 360 इक्वल, तो ये आ गया ट्रू। नेक्स्ट है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स टेकन इन ऑर्डर ऑफ अ पॉलीगन इज 360। तो जब भी हम पॉलीगन के एंगल्स को सम करते हैं, एक ऑर्डर में रोटेट करके उनको सम करते हैं, तो वो 360 आता है। ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं एंड रीज़न को हमने इसमें यूज़ किया, तो ऑप्शन आ गया ए। थर्ड वन इज इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। अब अगर जो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो वो पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम की भी आगे स्पेशल कैटेगरीज हैं, वो हमें पता है, लेकिन हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल की अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं तो वो पैरेललोग्राम तो होगा ही। सो ये तो है ट्रू। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दिस इज फॉल्स। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कभी भी इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते हैं। सो असर्शन आ गया ट्रू, रीजन आ गया फॉल्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फिगर ABCD इज अ रोम्बस। तो ये रोम्बस गिवन है, DE इज परपेंडिकुलर टू AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और हमें ये एंगल A फाइंड करना है। देखिए अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, सभी साइड्स होती हैं इक्वल। सो AB, BC, CD एंड AD ये इक्वल होंगी, और हमें ये बोला है कि DE इज परपेंडिकुलर टू AB। इट मीन्स ये एंगल 90 और ये वाला एंगल भी 90। देयरफॉर एंगल DEA एंगल DEB दोनों कितने हो गए 90 डिग्री। एक और गिवन है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर E मिड पॉइंट है तो AE और EB आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये सब कुछ हमें ये आ गया गिवन। अब हमें एंगल A फाइंड करना है। अब देखिए इस ट्रायंगल में ADE में अगर हम ये एंगल फाइंड कर लें तो दो एंगल्स हमारे पास हो जाएंगे, तो हमें तीसरा एंगल फाइंड करना इजी हो जाएगा। लेकिन अब ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए हमने बोला कि जो AE है और EB है वो आपस में इक्वल है, तो ये किसकी इक्वल आ गया, AB साइड का हाफ। E मिड पॉइंट है तो जितना AE होगा उतना EB होगा, और इनकी वैल्यू कितनी होगी, जितना AB होगा उसका हाफ। अगर मान लीजिए AB आपके पास 6 सेंटीमीटर है तो E मिड पॉइंट है, तो AE और EB कितने होंगे, 3 सेंटीमीटर के होंगे दोनों। ये भी 3 का ये भी 3 का मिलकर ये AB बन जाएगी 6 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें पता है कि जो AB साइड है, ये हमने स्टार्टिंग में बोला कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अब मैं AB को AD इक्वल लिख सकती हूँ ना, AB और AD आपस में इक्वल साइड्स हैं, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, AE इज इक्वल्स टू EB इज इक्वल्स टू AD बाय 2। सो इन ट्रायंगल ADE की अगर मैं बात करूं, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो AE है वो AD बाय 2 है। मतलब AD की अगर लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो AE कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। हम मान लेते हैं लेट कि ये AD 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की एक मैं आपको प्रॉपर्टी बता रही हूँ। अगर एक साइड, अब इसमें AE हमारा बेस है, DE परपेंडिकुलर है और AD हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अगर कोई एक साइड, जैसे ये साइड है AE, दिस इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अगर बेस जो है दैट इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे यही है AE इज हाफ ऑफ AD, हमने यही लिखा। तो क्या होता है कि जो
ए ई के ऑपोजिट एंगल होता है, देन एंगल ऑपोजिट टू दिस साइड, ये हमने जो ये वाली साइड ली है वो एंगल कितना होता है 30 डिग्री। ये 30 होगा तो इसके ऑपोजिट एंगल 30, और ये जो साइड डबल है हाइपोटेन्यूज, अब देखिए ये है, यहाँ पे दोबारा से समझा देती हूँ, ये तो 90 डिग्री है। अब बचा एंगल ये और एंगल ये जो है ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो कोई मेरे पास इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो 3 सेंटीमीटर है इसके जो ऑपोजिट एंगल होगा दिस विल बी 30, और ये जो एंगल बचेगा दिस विल बी 60। सो ये कंसेप्ट रहता है हमारा। तो इस साइड के ऑपोजिट एंगल विल बी 30 डिग्री, देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल ADE कितना आ गया 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है, सो इस पे अब हम क्या करेंगे, अपना एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ADE ट्रायंगल में। एंगल DEA प्लस एंगल EAD प्लस एंगल EDA, इन तीनों का सम 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो DEA ये 90 डिग्री, EAD ये हमने कैलकुलेट करना है, EDA ये हमने 30 डिग्री निकाल लिया। सो ये क्या आ गया, एंगल EAD कितना आएगा 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर CP इज पैरेलल टू BD। ये लाइन और ये आपस में पैरेलल है। एंगल DAB, ये एंगल हमें गिवन है 100, ABD दिस इज 40, ADC ये कंप्लीट एंगल हमें गिवन है 85, एंड BCD ये एंगल गिवन है 70। देन एंगल PCB ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब देखिए ये दो लाइंस पैरेलल जा रही हैं, दिस इज लाइन BD और PC हमें पैरेलल गिवन है। ये आपकी एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी लाइन BC। इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं, सो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज CP इज पैरेलल टू BD, और हमने ले लिया BC एज अ ट्रांसवर्सल। Therefore, angle DBC is equals to angle BCP। अब देखिए यही एंगल हमें फाइंड करना है, तो इसका मतलब अगर हम ये एंगल फाइंड करें तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। रीज़न लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, सॉरी दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर नहीं है, या ऑल्टरनेट एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है। अब इस ट्रायंगल में देखिए BDC में ये एंगल 70 है, अगर हम ये एंगल कैलकुलेट कर लें फिर हम ये एंगल B फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD, ये वाली पहले वाली ट्रायंगल में, तो एंगल DAB प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB, तीनों का सम 180, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल हमें 100 गिवन है, ABD एंगल हमें 40 गिवन है। यहाँ से हम ADB एंगल को फाइंड करेंगे। सो ये आ गया 140 प्लस एंगल ADB इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एंगल ADB कितना आ गया 180 माइनस 140, दिस इज 40। मतलब ये जो ये इतना एंगल है दिस इज 40 डिग्री।
अब हमें कंप्लीट एंगल गिवन है, हमें एंगल डी गिवन है 85। एंगल डी दो एंगल से मिलके बना है, एक तो ये और एक ये। सो एंगल डी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी, दोनों का सम 85। ए डी बी हमने अभी कैलकुलेट किया 40 प्लस एंगल बी डी सी इजिकल्स टू 85। तो एंगल बी डी सी कितना आ गया 85 माइनस 40, ये आ गया हमारे पास 45। तो ये जो इतना बचा हुआ एंगल है ये आ गया 45 डिग्री। अब देखिए इस ट्रायंगल में अब हमारे पास दो एंगल्स हैं, तो तीसरा एंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी, तीनों का सम 180। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। एंगल डी बी सी हमने फाइंड करना है, बी सी डी ये एंगल हमें 70 गिवन है, और एंगल बी डी सी अभी हमने कैलकुलेट किया 45 प्लस ये आ गया 115। एंगल डी बी सी कितना आ जाएगा 180 माइनस 115, ये आ गया 65 डिग्री। तो ये एंगल 65 डिग्री आ गया। देयरफॉर हमें यहाँ पे देखिए ऊपर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जितना DBC है उतना एंगल BCP होगा, तो एंगल BCP भी कितना आ गया 65 डिग्री, ये और ये दोनों 65 डिग्री। तो ये आ गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z। तो हमें ये वैल्यूज निकालनी है, तो हमें पहले ये तीनों एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। अब ये पॉइंट ले लेते हैं हम E, दिस पॉइंट इज F। अब देखिए सबसे पहले Z की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये परपेंडिकुलर है तो ये 90, तो ये भी 90 होगा। BE इज परपेंडिकुलर टू CD हमें गिवन है, सो एंगल BEC कितना हो गया 90 डिग्री, राइट। तो अब इस ट्रायंगल में आते हैं सबसे पहले, इन ट्रायंगल BEC, इसमें एंगल BEC प्लस एंगल EBC प्लस एंगल ECB, तीनों का सम 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब BEC ये 90 डिग्री है, EBC ये हमें 40 डिग्री गिवन है, ECB ये है Z। सो ये आ गया 130 प्लस Z इजिकल्स टू 180। Z कितना आ गया 180 माइनस 130, 50 डिग्री। तो ये एंगल हमें मिल गया Z 50 डिग्री। अब एंगल Z हमें मिल गया। अब देखिए एज ABCD हमें पैरेललोग्राम गिवन है, देयरफॉर एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल A कितना है x डिग्री, एंगल C हमने कैलकुलेट किया 50, इसका मतलब x भी कितना आ गया 50 डिग्री। तो हम दो वैल्यूज निकाल चुके हैं, x 50 आ गया, z 50 आ गया। अब आती है एंगल y की टर्न। अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर हम ये एंगल फाइंड कर लें, ये हमें 90 गिवन है, x हमने निकाल लिया 50, तो हम ये इतना एंगल फाइंड कर लेंगे। तो एंगल B क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल। लेकिन उससे पहले हमें एंगल D भी निकालना होगा, क्योंकि y की सीधी वैल्यू तो नहीं आएगी। अब देखिए AB और CD पैरेलल हैं, AD एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा, तो एंगल A और एंगल D का सम कितना होगा 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं एंगल A और एंगल D का सम 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ
क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप पूरा लिखेंगे। तो एंगल ए ये हमने निकाला 50 डिग्री, यहाँ पे ये देखिए, प्लस एंगल डी इजिकल्स टू 180। यहाँ से एंगल डी कितना आ गया, 130 डिग्री। अब जितना एंगल डी है उतना ही एंगल बी होगा, तो एंगल बी हमें मिल गया 130 डिग्री। अब हमें ये y फाइंड करना है। नाउ इन ट्रायंगल, अब ये पूरा एंगल हमें b पता चल गया कि 130 है, जिसमें एक पार्ट 40 है, एक y पार्ट है, एक ये। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें ये पता चल गया तो हम y इजीली फाइंड कर पाएंगे। इन ट्रायंगल AFB, इस ट्रायंगल में देखिए एंगल FAB प्लस एंगल ABF प्लस एंगल AFB, तीनों का सम 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया। FAB, ए एंगल कितना है 50, ABF ये हमने फाइंड करना है, और एंगल F कितना है ये 90। सो इसको फाइंड कर लेते हैं। ये आ गया 10 180, दिस इज 40। सो ये हमारे पास ये इतना एंगल आ गया 40 डिग्री। अब आते हैं एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ABF प्लस y प्लस एंगल EBC के। तो ABF हमने कैलकुलेट किया 40, टोटल एंगल 130 के इक्वल है, ये हमने यहाँ से पता किया। D हमने फाइंड कर लिया था, जो जितना D उतना B होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, प्लस y EBC, ये एंगल हमें 40 गिवन है। सो 130 इक्वल्स टू 80 प्लस y, तो यहाँ से y आ गया 130 माइनस 80 दैट इज 50। तो y भी हमारे पास आ गया 50। अब हमने फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये आ गया 50 प्लस 50 प्लस 50, दिस इज 150 डिग्री, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD इज अ रोहम्बस। तो ये हमें रोहम्बस गिवन है। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रोहम्बस आर, दो एडजेसेंट एंगल्स हमने निकालने हैं। हमें एंगल CAB गिवन है 40 डिग्री, ये एंगल। अब ये क्योंकि रोहम्बस है तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एंड एंगल C को। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हमारा ये एंगल है उतना ही ये होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल CAB और एंगल CAD आपस में इक्वल होंगे। दोनों कितने आ गए, ये 40 गिवन है तो ये भी कितना हो गया 40। सो एंगल A अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आ गया 40 प्लस 40 80। तो ये पूरा एंगल हमें मिल गया 80 डिग्री। अब एडजेसेंट एंगल पूछा है, A और B आपस में एडजेसेंट है, A और D आपस में एडजेसेंट है। चाहे तो आप A और B की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे A और D की वैल्यू निकाल लीजिए। नाउ एंगल A प्लस एंगल B दोनों का सम 180 डिग्री। रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, इनका सम 180 डिग्री होता है, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के। तो एंगल A हमारे पास 80 डिग्री, एंगल B इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से एंगल B हमने निकाल दिया 180 माइनस 80, तो दो एडजेसेंट एंगल्स आ गए 80 एंड 100। तो ये आ गया ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर ABCD इज अ रोहम्बस। ये हमें रोहम्बस गिवन है। डायगोनल AC को एक्सटेंड किया ताकि वो CEFG जो पैरेललोग्राम है उसका भी डायगोनल बन जाए। ये हमें 30 डिग्री गिवन है, तो इसने बोला है कि अब CE
एफ जी फिगर क्या होगी, रेक्टेंगल बनेगी, स्क्वायर बनेगी, रोम्बस बनेगी। पैरेललोग्राम तो वो है। अब देखिए ये एंगल 30 डिग्री है, एंगल ए सी बी, ये 30 डिग्री है। अब ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये है ए एफ, ये है बी ई, ये एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पे पॉइंट सी है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। एंगल ए सी बी और एंगल ई सी एफ दोनों आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हो गए, तो एंगल ई सी एफ हमें मिल गया 30 डिग्री। ये एंगल हमें 30 डिग्री मिल गया। नाउ ABCD रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो उसका डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। AC जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल C एंड एंगल A को। अब ये अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल होगा। देयरफॉर एंगल ACB और एंगल ACD आपस में इक्वल होंगे, दोनों, एक 30 है तो दूसरा भी 30 होगा, ये भी 30 डिग्री आ गया। चलिए अब आप ये दो लाइंस जा रही हैं, ये जा रही है AF, ये इसको क्रॉस करती जा रही है DG, ये पॉइंट है C। तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल ACD और एंगल FCG आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। ACD हमने कैलकुलेट किया 30, तो ये एंगल भी कितना आ गया, 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल FCG भी कितना आ गया, 30 डिग्री। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ABCD रोम्बस है, AC जो है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल A और एंगल C को, ये 30 है ये 30, तो एंगल C यहाँ पे पूरा कितना बन जाता, ये टोटल बन जाता 60 डिग्री, और ये आपस में वर्टिकल ऑपोजिट हैं तो ये भी 60 डिग्री बन जाता। अब देखिए ये जो CEFG ये फिगर में, ये देखिए ये डायगोनल जा रहा है, ये एंगल भी 30 हमने कैलकुलेट कर लिया, ये भी 30 कैलकुलेट कर लिया। एक डायगोनल जब किसी क्वाड्रिलेटरल में एंगल को बाइसेक्ट करता है तो वो फिगर क्या होती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, रोम्बस होती है। एज वी विल राइट CF bisects angle C, therefore CEFG is rhombus। हमने प्रूव कर दिया कि ये एंगल भी 30 आ रहा है, ये भी 30 आ रहा है। इसका मतलब ये जो डायगोनल यहाँ से जा रहा है ये एंगल C को बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है। बाइसेक्ट में क्या होता है कि एंगल को आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब अगर टोटल 60 का है तो वो 30-30 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज अ rhombus। Question 6. Two students Divya and Kavya were discussing about kite shape। अब काइट में मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरी काइट शेप है, देखिए ABCD। काइट में क्या होता है, ये जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं ये पेयर आपस में इक्वल होगा, AB और AD आपस में इक्वल होता है, BC और CD आपस में इक्वल होगा। इसमें कोई भी लाइन आपस में पैरेलल नहीं होती है। दूसरी बात, ये एंगल, ऑपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। और ये जो डायगोनल होता है, ये बड़े वाला डायगोनल AC ये बाइसेक्ट करता है छोटे वाले डायगोनल को। इसका मतलब कि OB और OD आपस में इक्वल होंगे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ये मेन प्रॉपर्टीज हैं। तो दिव्या कहती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पहली बात तो देखिए इसमें पैरेलल का कोई कंसेप्ट नहीं आता काइट में।
इसने बोला ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स क्या हुई, ए बी और सी डी हो गई, बी सी और ए डी होगी। ऑपोजिट साइड्स कभी भी इक्वल नहीं होती। इसमें जो एडजेसेंट साइड्स हैं, एक पेयर ये इसके इक्वल होगा और ये वाला बी सी वाला सी डी के इक्वल होगा। बोथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। बाइसेक्ट कौन से वाला डायगोनल होता है, छोटे वाला। ओ बी और ओ डी आपस में इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये ट्रू है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये इतनी लाइन इसकी ट्रू है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये भी गलत है, ये भी गलत है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। काव्या क्या बोलती है, टू पेयर्स ऑफ इक्वल कंसेक्टिव साइड्स, दो पेयर्स होते हैं जो कंसेक्टिव साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये प्रॉपर्टी इसने पहले यहाँ पे बोला, ये सही है। वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये भी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी सही है। नेक्स्ट है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी प्रॉपर्टी इसकी सही है। तो हु इज कंप्लीटली करेक्ट, ओनली काव्या इज कंप्लीटली करेक्ट। दिव्या ने जो बातें बोली सिर्फ एक बात सही थी, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ऑप्शन आ गया बी। क्वेश्चन 7, अ क्वाड्रिलेटरल विंडो फ्रेम हैज one of its diagonal longer than other. What would be the shape of this window frame? एक विंडो फ्रेम है, मान लीजिए विंडो फ्रेम है, तो उसने बोला है, कंडीशन क्या दी है कि एक डायगोनल दूसरे से बड़ा है, तो इसकी शेप क्या होगी, क्या ये स्क्वायर होगा, क्या ये रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा, या ऑल ऑफ अबव होगा। देखिए इसमें हमें सीधा पता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होते, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के केस में होते हैं। सो ये आ गया ऑप्शन सी, पैरेललोग्राम। क्वेश्चन 8, महिमा ज्वाइंड 4 सिमिलर राइट ट्रायंगल्स टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS. क्वाड्रिलेटरल PQRS में बी, अब ये क्या बनेगा, क्या ये रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर, रोम्बस बनेगा, रोम्बस नॉट स्क्वायर, क्या बनेगा। अगर मैं इनको आपस में जोड़ देती हूँ तो देखिए ये साइड इतनी, इसको मान लीजिए O पॉइंट है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो QS कितना बन गया आपका, 3 + 3 6 सेंटीमीटर। अगर मैं इस तरह बात करूं तो ये 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब O से लेकर R तक 2 सेंटीमीटर, O से लेकर P तक 2 सेंटीमीटर, तो RP कितना बन गया, 2 + 2 4 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम ये वाली साइड पे। अब ये क्या है, ये सभी परपेंडिकुलर है, तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस बन गया, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट। परपेंडिकुलर कितना है 2 का स्क्वायर, बेस कितना है 3। मतलब ये वाली साइड कितनी आ गई, √13, इसकी भी √13, तो ये सभी साइड्स √13 आ गई। अब देखिए ऐसी फिगर, अब हमने इसमें क्या एनालाइज किया, ऑल साइड्स इक्वल, सभी साइड्स की वैल्यू इक्वल आ रही है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर आ रहा है, एक आ रहा है 4, एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब हम देखते हैं एक एक करके इसको एनालाइज करते हैं कि किस केस में हमारे पास क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमें पता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वही इक्वल होती हैं, मतलब PSR Q के इक्वल होना चाहिए था, PQ और SR के इक्वल होना चाहिए था। तो रेक्टेंगल तो ये नहीं हुई, इसमें तो सभी साइड्स आपस में इक्वल आ गई, लेकिन रेक्टेंगल में हमें पता है सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरा आ गया स्क्वायर एंड रोम्बस बोथ।
अब पहले स्क्वायर देख लेते हैं। स्क्वायर के केस में यहाँ पे साइड्स इक्वल हैं, ठीक है स्क्वायर है। डायगनल्स परपेंडिकुलर हैं, ठीक है स्क्वायर में ये भी होता है। लेकिन स्क्वायर में जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे डायगनल्स इक्वल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन चली गई। थर्ड आते हैं रोहम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। रोहम्बस का देख लेते हैं। रोहम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें भी सभी साइड्स इक्वल हैं। डायगनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन डायगनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये रोहम्बस की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। स्क्वायर ये नहीं है क्योंकि डायगनल्स इक्वल नहीं है, लेकिन रोहम्बस में डायगनल्स तो इक्वल नहीं होते, तो इसका आंसर आएगा सी। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको रोहम्बस में मिलेंगी। नाउ लास्ट वन इज इन द फिगर ABCD इज अ स्क्वायर. It is cut along XY to get two pieces. दो pieces बन गए ADXY, BCXY for the quadrilateral ADXY. The length of diagonals are equal. The diagonals are perpendicular to each other. देखिए, जब आपके पास कोई फिगर स्क्वायर है, ये आप करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या किया, इसमें क्या किया है, यहाँ तक एक लेंथ ले ली, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर तक लेंथ लेके यहाँ से हमने इसको कट कर दिया। तो अब हमारा ये मतलब ये फिगर क्या बन गई मेरी, ये बन गई। डायमेंशंस क्या रह गई इसकी, ये तो 3 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर ये कट हो गया लेंथ वाइज, तो ये 2 सेंटीमीटर रह गया। ये आपका 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, और ये ऊपर से भी कितना रह गया, 2 सेंटीमीटर। तो ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये फिगर क्या बनी, सबसे पहले तो ये अब स्क्वायर से क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, जब हमने इतना पार्ट इसका कट कर दिया। आप एक स्क्वायर बनाइए 3 सेंटीमीटर सभी साइड्स, उसमें से 1 सेंटीमीटर वाली ये साइड्स निकाल दीजिए। तो आप इसको मेजर करके देख लीजिए, आपके पास ये फिगर बनेगी, ये रेक्टेंगल बन गया। सो अब रेक्टेंगल में क्या होता है, जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, नॉट परपेंडिकुलर बट इक्वल। तो इसमें आएगा ओनली वन इज करेक्ट, कि जो इसके डायगोनल्स की लेंथ होगी इट शुड बी इक्वल। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।